जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 14 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें, वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। और कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप दे सकते हैं। देखो, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़पेपर है, प्रत्येक दिन मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो निश्चित तौर पे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पे जाकर के डेली पढ़ें। जिस न्यूज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे मान लो आज ये न्यूज़ मैं बोल रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें। और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, वो आप कॉपी में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, निश्चित तौर पे जाकर के ज्वाइन कर लें। ना सिर्फ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण, बल्कि अन्य न्यूज़, अन्य पेपर के जो न्यूज़ होते हैं, जनसत्ता का इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया, या पायनियर का इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया, उसे भी मैं कोशिश करता हूँ अपलोड कर देने का, ताकि उसे भी एक बार आप लोग पढ़ सकें। साल के अंत तक सबको लगेगी वैक्सीन। अगस्त से लेकर के दिसंबर तक 216 करोड़ डोज बनाने की योजना है सरकार की, रोड मैप सरकार बना चुकी है। देखो, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि सरकार इस तरह का प्लान बना रही है कि आने वाले कुछ माह के बाद, मान लो अगस्त के बाद, हमारे देश में वैक्सीन की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ना सिर्फ भारत वैक्सीन अपने यहाँ पे सफिशिएंट रूप से बना रहा होगा, अपने लोगों को वैक्सीन की सफिशिएंट सुविधा दे रही होगी, बल्कि हम विश्व को फिर से निर्यात करना शुरू कर देंगे। हमें क्वाड देशों के द्वारा 100 करोड़ जो है कोरोना वैक्सीन बनाने का कार्य मिला है। 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन हमें बनाना है, किसके किसके लिए? क्वाड देशों के लिए 2022 तक, राइट। तो निश्चित तौर पे भारत जो है विश्व के देशों के लिए वैक्सीन निर्यात करना शुरू कर देगा अगस्त के बाद से। देखो, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रवासी लोगों की जो समस्या है, वो समस्या आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रवासी को लेकर के हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि प्रवासी की आखिर क्या समस्या है, प्रवासी की समस्या को समाधान करने के लिए क्या क्या उसका उपाय अपनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस रिगार्डिंग कोई अपना राय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई आदेश दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा में तैरते शवों पे एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। तो सबसे पहले तो ये जानो कि यहाँ पे एक नियम है गंगा नदी को लेकर के। इसे कहा गया गंगा नदी संरक्षण और पुनरुद्धार आदेश 2016। इसमें कहा गया है कि गंगा नदी में प्रदूषण रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नदी में पर्याप्त प्रवाह बना रहे, जिससे नदी अपने प्राकृतिक स्वरूप में रहे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, लाश गंगा नदी में फेंकी जा रही है, और ख़ास करके बक्सर में अच्छे खासे लाश मिले हैं गंगा नदी में, तो उसको लेकर के एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लिया। तो ये जो संस्था है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन इससे पूछती है। तो इसी को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। एनएचआरसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, मानवाधिकार को लेकर के नेशनल मंडेला का एक फेमस स्टेटमेंट है कि लोगों को उसके मानवाधिकारों से वंचित करना, उसकी मानवता को चुनौती देना है। नेल्सन मंडेला। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1946 को पेरिस में अपनाया गया था। और यही कारण है कि 10 दिसंबर को नेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है कब? तो 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन ये घोषणा प्रकाशित किया गया था। अब देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक नहीं, वैधानिक संस्था है, दोनों में अंतर होता है। देखो, संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिसका संविधान में जिक्र हो, संविधान में उपबंध हो। जैसे निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था हुआ, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था हुआ।
लेकिन संवैधानिक नहीं, सांविधिक संस्था या वैधानिक संस्था या लीगल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी सब एक ही चीज़ है। इसको कहा गया वैसी संस्था जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो, उसे कहा गया वैधानिक संस्था या लीगल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक संस्था भी इसे कहा गया। तो एक संसद के एक्ट के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इस संस्था की स्थापना किया गया था। यह संस्था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार के प्रहरी के रूप में काम करता है। यानी इस अधिकार का कहीं दुरुपयोग होगा तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्शन लेगी। जैसे गंगा में लाश जो है जिस तरह से गंगा में लाश तैर रही है, इसको लेकर के जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी एक व्यक्ति को आदर के साथ दफनाया जाए, आदर के साथ क्रियाक्रम किया जाए, ये भी सुनिश्चित करना NHRC का काम है। साथ ही साथ जेलों की जो दुर्दशा होती है, जेलों की दुर्दशा या कैदियों की दुर्दशा को लेकर के भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अक्सर आप देखे होंगे वो एक्शन लेते रहती है। यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार ये वह अधिकार है जिसमें जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना प्राप्त होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वेबसाइट पर जाओगे एक एक चीज़ आपको दिख जाएगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और एक उच्च स्तरीय समिति के सिफारिश पे करती है। ये समिति जो है अपना सिफारिश देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होते हैं। यानी लोकसभा के भी मुख्य विपक्षी नेता होंगे और राज्यसभा के भी मुख्य विपक्षी नेता होंगे और गृह मंत्री होते हैं। तो इस तरह से ये जो समिति है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्षी नेता और मुख्य विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री, इन समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये इंपॉर्टेंट रखना, इस तरह की जो समिति होती है उस समिति से UPSC अक्सर क्वेश्चन पूछता। अब देखो इसमें 2019 में संशोधन किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट संशोधन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहा हो। तो NHRC का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन था NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, कि इसमें सिर्फ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, वही इसके एकमात्र अध्यक्ष हो सकते थे। राइट। अब इसमें क्या प्रोविज़न किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अतिरिक्त अन्य जस्टिस जो होंगे, जो रिटायर होंगे, वो भी इस समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। ये इसमें संशोधन किया गया 2019 में, पहला। दूसरा किया गया इसके अंतर्गत पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ही मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते थे। यानी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो बाय डिफ़ॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बाय डिफ़ॉल्ट सदस्य होते थे। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है, अब इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को भी जोड़ दिया गया, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी जोड़ दिया गया और विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त को भी जोड़ दिया गया। यानी अब ये टोटल 7 सदस्य हो गए हैं, जिसमें जो भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होगा, जो भी बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होगा और जो भी विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त होंगे वो भी बाय डिफ़ॉल्ट NHRC के सदस्य होंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न किया गया है कि पहले जो है इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष या 70 वर्ष। यानी अपने जो उम्र है उस उम्र के मैक्सिमम 70 वर्ष तक ये पद पे रह सकते थे और अपने ये जो कार्यकाल, इनकी जो नियुक्ति होती थी मैक्सिमम 5 वर्ष तक अपने पद पे रह सकते थे। तो 70 वर्ष मैक्सिमम एज और मैक्सिमम कार्यकाल 5 वर्ष। अब इसको कर दिया गया है 3 वर्ष। राइट।
3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया। यानी मान लो मैक्सिमम 3 वर्ष अपने पद पर रह सकते हैं और 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 68 ईयर का है और वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बना है, तो वो सिर्फ 2 वर्ष ही अपनी सेवा दे पाएगा, क्योंकि 2 वर्ष के बाद वो 70 वर्ष हो जाएगा, उसके बाद अपनी सेवा नहीं देगा। लेकिन एक व्यक्ति मान लेते हैं 65 वर्ष की है, तो 65 + 3 होता है 68, यानी 70 वर्ष से कम है, तो ये टोटल का टोटल 3 वर्ष तक अपने पद पे बना रह सकता है। तो ये बेसिक इंप्रूवमेंट किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग। अब देखो, यूपीएससी ने स्थगित किया सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। यूपीएससी स्थगित कर चुका है, यूपीपीसीएस स्थगित कर चुका है, बीपीएससी की जो 67 बीपीएससी है वो अभी होने नहीं जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा सबसे आप लोगों से सजेशन है कि जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं 2021 में, अब वो मेंस पे लग जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में 4 महीने का अधिक समय, 4 महीने से अधिक का समय है, और ये काफ़ी, प्रीलिम्स की तैयारी में 2 से 2.5 महीने काफ़ी होता है, या 3 महीने काफ़ी होता है। 3 महीने से अधिक आपको नहीं चाहिए प्रीलिम्स के लिए। निश्चित तौर पे अब आपको मेंस के लिए लगना चाहिए। 10 अक्टूबर को होने वाला है, तो आप मान लो सितंबर और अगस्त और सितंबर कंप्लीट रूप से आप प्रीलिम्स के लिए फोकस करना, लेकिन अभी आप मेंस के लिए भी रहें, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप निकाल भी लोगे तो मेंस सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। जब तक मेंस नहीं निकलेगा तब तक जो है आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होने जा रहा। तो मेंस की तैयारी में आप लोग लगें, और मेंस की तैयारी में इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करें। न्यूज एनालिसिस मैं आपके साथ करता हूँ, यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया जाए। देखो, सेकेंड पेज पे राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली का न्यूज़ होता है, लोकल न्यूज़ होता है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अब ये पेज जो होता है, थर्ड पेज, इस पे राजनीति से संबंधित न्यूज़ होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए होते हैं। देखो, भारत में जॉनसन की वैक्सीन को क्वाड की मदद, और यहाँ पे देखो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे कोई भी योग्य कंपनी बना सकती है कोवैक्सीन केंद्र। तो आप ये समझो कि कोरोना की जो 2 वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। तो कोवैक्सीन जो कंपनी है वो भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया। भारत बायोटेक कंपनी इस पर रिसर्च भी किया, भारत बायोटेक कंपनी इस पर बनाया भी है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार प्लान कर रही है कि भारत बायोटेक से जो है इसके फॉर्मूला को लेके, इसके फॉर्मूला को परचेज करके अन्य कंपनी को दे दिया जाए, ताकि भारत बायोटेक के अलावा अन्य कंपनी भी इसका प्रोडक्शन कर सकें, ताकि भारत में अच्छे खासे मात्रा में कोवैक्सीन का निर्माण हो सके। राइट। एक बार इसको भी देख सकते हैं। कोवैक्सीन के लिए अमेरिका, जर्मनी और इंडोनेशिया से आएगा कच्चा माल। कच्चा माल की देश में काफ़ी ज़रूरत है, निश्चित तौर पे हमें कच्चे माल चाहिए। कल हमने इस पे डिटेल से डिस्कस किया था, हमारा एडिटोरियल सेक्शन इसी पे कल बेस्ड था कि कच्चे माल जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे हम कहा जाते हैं कच्चा माल कहते हैं हम साधारण शब्दों में, तो ये भारत में अपर्याप्त है, और इसको लेकर के सरकार ने पहले कभी ध्यान दिया ही नहीं। हमारे देश के कंपनियों में कभी ध्यान नहीं दिया, और इनफैक्ट न्यायालय ने भी ध्यान नहीं दिया। तो अभी जो है इसका जो कच्चा माल है, वैक्सीन का जो कच्चा माल है, वो आएगा अमेरिका से, जर्मनी से और इंडोनेशिया से। पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसान सम्मान निधि योजना क्या है। देखो, किसान सम्मान निधि की जो शुरुआत है वो किया गया था 1 दिसंबर 2018 से। 1 दिसंबर 2018 से 4 महीने पे 6,000 रुपये सरकार एक साल में किसानों को देती है, और प्रत्येक 4 महीने पे 2,000 रुपया किसानों को मिलता है। राइट। अब इसकी शुरुआत किया गया था 1 फरवरी 2019 के अंतरिम बजट। अंतरिम बजट कब पेश होता है? जिस वर्ष इलेक्शन होने वाला होता है उस वर्ष अंतरिम बजट पेश होता है। तो अंतरिम बजट 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, और बैक डेट से इसको शुरुआत किया गया था। 1 दिसंबर 2018 से इसको शुरुआत किया गया था, बैक डेट से जाके। आरंभ में यह योजना केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए शुरुआत किया गया था, किंतु
31 मई 2019 से कैबिनेट के द्वारा निर्णय के उपरांत यह योजना देश भर में लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले तो ये जानो कि सीमांत किसान क्या होता है, लघु किसान क्या होता है। ये दोनों से क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा। वैसे किसान जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर जमीन हो उसे कहा जाता है सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर, और वैसे फार्मर जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन हो उसे कहा गया लघु किसान या स्मॉल फार्मर। तो इनिशियली जब ये योजना स्टार्ट किया गया था तो सिर्फ सीमांत और लघु किसान के लिए स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको बढ़ा करके 31 मई 2019 को इसको बढ़ा करके पूरे देश भर के किसानों को लागू कर दिया गया। अब देखो सीमांत और लघु किसान की संख्या अगर देश में देखोगे तो लगभग 80% से अधिक है, अप्रॉक्स 84% के आसपास है। तो 84% किसानों को कवर किया गया था इनिशियली, बाद में 15% किसान को और इसमें शामिल कर दिया गया। इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और इस योजना में 75,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय लगभग आता है। अब देखो इसकी चुनौती को अगर देखोगे तो बंगाल में ये योजना लागू नहीं है। बिहार में जितना किसानों को लागू होना चाहिए, बिहार में लगभग 158 लाख किसान हैं और केवल 59 लाख किसान को ही इस योजना का लाभ मिला। तो जितनी किसानों को मिलना चाहिए उतना किसान को नहीं मिला है। तो इसकी खामी पे जब डिस्कस करोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारे पास डाटा नहीं है, एग्जैक्ट डाटा का अभाव है। कौन किसान है कौन किसान नहीं है ये एग्जैक्ट डाटा का अभाव है। मैं कई से लोगों को जानता हूँ जो किसानी से जिसका दूर दूर तक संबंध नहीं है और जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये मिलता है, राइट। यानी जो किसान है, जो सचमुच के किसान है, उस तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। डाटा का हमारे पास अभाव है। देखो इसको भी एक बार पढ़ें आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में काफ़ी संशोधन किया और इसी संशोधन को लेकर के एक डिस्कशन हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सीधे प्रसारण पे विचार किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के विचार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको सीधे जो है प्रसारण किया जाए या मीडिया ट्रायल सीधे उसका हो सके। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में जो संशोधन किया, अपने कार्यशैली में जो बदलाव किया, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है कि आरटीआई के दायरे में सुप्रीम कोर्ट अब आ गया। पहले आरटीआई के दायरे में सुप्रीम कोर्ट नहीं था और राजनीतिक पार्टियां जो है अभी तक आरटीआई के दायरे में नहीं है। अब राजनीतिक पार्टी से जो है ये हिसाब नहीं ले सकते कि कौन आपको कितना चंदा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के दायरे में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है कि मीडिया ट्रायल हो सके, सीधे उसके जो सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई का सीधे ट्रायल हो सके। देखो इसको निश्चित तौर पे पढ़ें, इस पे पूरा का पूरा डिस्कस हमने कई बार किया है और इस पिछले मंथ का आई थिंक हाँ यस पिछले महीने का योजना जो आया हुआ पूरा योजना इसी पे बेस्ड है। जल जीवन मिशन पे पूरा योजना बेस्ड है। जल जीवन मिशन की शुरुआत किया गया था 2019 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किला के प्राचीर से भाषण देते हुए कहा था कि 2024 तक प्रत्येक परिवार को हम नल से पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है और नल से पानी हम पहुंचा देंगे प्रत्येक परिवारों को। 2024 का टारगेट रखा गया था प्रत्येक परिवार को नल से पानी पहुंचा दें। इसके लिए अभी 4 राज्य जो है पूरी तरह से कह सकते हो अभी तक 4 राज्य जो है कंप्लीट कर चुका अपना प्लान, यानी उसके जितने भी शहरी हैं जितने भी ग्रामीण हैं वहाँ तक वो नल से पानी पहुँचाने में सक्षम हो चुका है। जिसमें एक तेलंगाना है, जिसमें एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें एक पांडिचेरी है, एक दमन और द्वीप है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये योजना सफल हो चुका है अभी तक और कई अन्य जगह इसको लेकर के काम चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये पेज पे कोरोना का कहर नॉर्मली न्यूज होता है कोरोना से रिगार्डिंग, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होता है, तो इसको डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे 2-3 मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि उद्योग जगत अनिवार्य लाइसेंसिंग खत्म करने के खिलाफ है।
भारत सरकार कोरोना के वैक्सीन को लेकर के विश्वव्यापी एक अभियान चला रहा और उसका कहना भारत सरकार का कि आईपीआर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत कोरोना वैक्सीन के जो उपबंध है डब्ल्यूटीओ का जो समझौता है ट्रिप्स समझौता, उस समझौते को कोरोना वैक्सीन के लिए समाप्त किया जाए। भारत का फिक्की यानी भारत का उद्योग संघ इसके लिए खिलाफ कर रहा। भारत के उद्योग संघ इसके खिलाफ करने का रीज़न है कि जो कंपनी अपने यहाँ रिसर्च कर रही है वो कंपनी डिमोटिवेट होगी। जो कंपनी अपने यहाँ पैसा लगा के रिसर्च कर रही है वो डिमोटिवेट होगी। उसका रीज़न है कि अब जो है बहुत सारी कंपनी जो अपने यहाँ कोई रिसर्च नहीं कर रही हैं, राइट। तो बहुत सारी कंपनी जो अपने यहाँ कोई रिसर्च नहीं कर रही है वो हमेशा फ़ायदे में रहेगी। तो उनको तो ये लगेगा कि ये कंपनी मान लो रिसर्च कर रही है, ये रिसर्च करके जो है इसका रिसर्च सफल होगा तो ये जो फार्मूला होगा वो फार्मूला हमें दे देगी। तो इस तरह के नीति को नहीं अपनाया जाना चाहिए ताकि हर एक कंपनी जो देश में है वो हर एक कंपनी प्रोत्साहित हो कि अपने यहाँ वो प्रमोट कर पाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाए। कोरोना की वैक्सीन के अलावा अन्य वैक्सीन जो है हर एक वैक्सीन का के लिए रिसर्च पहले वो प्रमोट कर सकें। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये न्यूज़ को दिया गया। अब देखो यहाँ पे जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे एडिटोरियल था, कल हमने डिस्कस किया था कि देश में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कच्चे माल की कमी के कारण संकट में है। कच्चे माल यानी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसकी कमी के बाद की दरों में लघु फार्मा उद्योग संकट पे मंडरा रहे हैं। देश में अभी जितना 100 से अधिक फार्मा उद्योग जो है जो हिमाचल प्रदेश में बसते हैं उस पर ताला लटकने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने एपीआई पे ध्यान नहीं दिया। हमारा सारा एपीआई आता था चीन से आता था, जो वर्तमान में संकट की घड़ी में हमें एपीआई नहीं दे रहा। तो ऐसे कंडीशन में 100 से अधिक फार्मा कंपनी जो छोटी छोटी कंपनी थी हिमाचल प्रदेश में वो उस पर ताला लगने वाला है, जो छोटी कंपनी थी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ। कल इस पे एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था, आप जाकर के देख सकते हैं, कल का एडिटोरियल इसी टॉपिक पे था। एफसीआरए मापदंडों में अस्थायी छूट दे सरकार। देखो एफसीआरए के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने इस पर डिटेल से कई बार डिस्कस किया था। एफसीआरए क्या होता है? एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। विदेशों से मान लो आपको चंदा प्राप्त करना है, विदेशों से आपको पैसा प्राप्त करना है, विदेशों से अगर आपको हेल्प लेना, और ख़ास करके एनजीओ के लिए ये चीज़ रेगुलेट किया गया था, लेकिन एनजीओ के अलावा भी अन्य चीज़ को इसमें शामिल किया गया। किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी एनजीओ को अगर विदेश से पैसा लेना होगा तो उसको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। तो नेस्कॉम का कहना है कि अभी फ़िलहाल आप इसमें छूट दीजिए, क्योंकि हमें वर्तमान में कोविड संकट पे विजय पाना है, इसलिए इस पर छूट देने का कोशिश करें। जवाबदेही से बच नहीं सकता चुनाव आयोग। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे चुनाव आयोग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। देखो 2-3 पॉइंट हैं। राइटर का कहना है कि बंगाल चुनाव जो है 8 चरण में हुआ, तमिलनाडु का चुनाव 1 चरण में कर लिया, केरल का चुनाव महज 1 चरण में हुआ, पांडिचेरी का चुनाव बस 1 चरण में हुआ। तो क्या कारण है कि बंगाल का चुनाव आप 8 चरण में किया? निश्चित तौर पे निर्वाचन आयोग पे यह सवाल उठेगा, और निर्वाचन आयोग इस सवाल से नहीं बच सकती कि क्या कारण था कि आपने 8 चरण लगा दिया बंगाल के चुनाव को करने में, जबकि आपने तमिलनाडु का चुनाव, केरल का चुनाव, पुदुचेरी का चुनाव, तो इन चुनावों को आपने सिर्फ 1 चरण में कर दिया। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका जवाब देने में बनता नहीं है, जिसमें दिखता है कि जवाब में आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे बिहार के एक नेता थे, सत्ता पार्टी से जुड़े हुए, केंद्रीय सत्ता पार्टी से जुड़े हुए, केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। उस नेता के यहाँ कुछ एम्बुलेंस की प्राप्ति हुई है, तो वो एम्बुलेंस जो मिला है वो पिछले 1-1.5 वर्ष से एम्बुलेंस रखा हुआ था, और वो जो एम्बुलेंस मिला है अब उसको जवाब देने में बन नहीं रहा। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि आपके यहाँ एम्बुलेंस मान लो 8 महीने से रखा हुआ है या 1-1.5 साल से रखा हुआ है, आप इसको किसी रूप में जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। 1.5 वर्ष से आपके यहाँ एम्बुलेंस क्यों रखा हुआ? सरकारी खरीद का अगर पैसा है तो उस पैसा का यूज होना चाहिए,
और एम्बुलेंस सरकारी खरीद से गया है, सरकार ने उसको परचेज किया है, एमपी लीड फंड से उसका यूज हुआ है, तो वो आपके यहाँ क्यों रखा हुआ है, इसका जवाब आप नहीं दे सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये इशू को डिस्कस किया गया इस न्यूज़ में कि बंगाल चुनाव 8 चरण में क्यों हुआ, इसको निर्वाचन आयोग जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं। दूसरा है कि मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी कि आपके अधिकारी पे हत्या का केस होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी किया था कि आपके अधिकारी जो हैं, आपके अधिकारी कोरोना के समय में ये जो चुनाव करवा रहे हैं, कोरोना के समय में ये जो प्रचार का इजाज़त दे रहे हैं, कोरोना के समय में जो लाखों लोग रैली में एकत्रित हो रही है, ये इजाज़त आपने दिया, ये परमिशन आपने दिया, इसलिए आपके जो अधिकारी जिन्होंने इस पर परमिशन दिया उस पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। कोरोना को आपने फैलाया है, इसलिए आप पे हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने काफ़ी सख्त टिप्पणी किया था। तो अब चलते हैं, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चूंकि संविधान में इसका जिक्र है। अब चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था और यही कारण है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रोविजन था। जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, तब केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था या चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना से 16 अक्टूबर 1989 से इसमें 3 सदस्य हो गया समिति। पहले एक सदस्य था, 1989 से इसमें 3 सदस्य हो गए, यानी 2 सदस्य और जुड़े हैं। अब देखो इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी अपने आयु के मैक्सिमम आयु के 65 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं और मैक्सिमम 6 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं, दोनों में जो पहले हो जाए। इन्हें भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दर्जा प्राप्त है तथा समान वेतन और भत्ते मिलता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको जितना वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, वो इन्हें मिलता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद पर हटाया जा सकता है। यानी ये जो समिति है 3 सदस्यीय समिति है, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए और 2 निर्वाचन आयुक्त हो गए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का वेतन, भत्ता, शक्ति सब सेम है। वेतन भी सेम है, भत्ता भी सेम है, शक्ति भी सेम है, पावर भी सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन इसको हटाने की प्रक्रिया में अंतर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से आप हटा सकते हैं जिस प्रकार से आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। लेकिन अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उसको हटाने का सिंपल प्रोसेस है कि मुख्य चुनाव आयुक्त रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति को, आप इसको हटा दीजिए और इसको पद से हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त को आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पद का प्रोटेक्शन है, इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जा सकता है। दूसरी तरफ इसे आप कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, इसको मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति पद से हटा सकती है। भारत के चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, हाल में नियुक्त किया गया, इसलिए याद रख लेना, वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ निर्वाचन आयोग का। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं, निर्वाचन आयोग को सुधार करने के लिए क्या क्या समिति है, किस किस समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, दिनेश शर्मा समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिया, लकड़वाला समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिया, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। एसोचैम के जो हैं, एसोचैम के महासचिव हैं ये राइटर, तो एक बार इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एक बार इसको भी देख सकते हैं। अमेरिका की भारत के आंतरिक मामलों में दखल और पाक में जो ईस्ट निंदा कानून है, ब्लास्फेमी लॉ जो पाकिस्तान में है, उसको अल्पसंख्यकों से खतरा, ये दोनों अमेरिका के एक रिपोर्ट में कहा गया। एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सऊदी अरब में हाल फिलहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर विजिट किया और उसके बाद सऊदी अरब के एक अखबार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास पे भारत सरकार ध्यान दे रही है और काफ़ी काम कर रही है।
क्या क्या काम कर रही है कि ज़मीनी स्तर पे 20 करोड़ डॉलर जो है उन्होंने खर्च किया पंचायती राज को लेकर के। 50 नए शैक्षणिक संस्था खोले हैं, 25,000 सीट नई उपलब्ध हुई है, तो काफ़ी काम कर रही है। ये सऊदी अरब अखबार का कहना है। सऊदी अरब का कहना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान का अच्छा संबंध है, राइट। और हाल फिलहाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था सऊदी अरब। और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल डिप्लोमेसी वर्तमान में हो रही है, और उसके सूत्रधार जो है, उसके मीडिएटर जो है एक तरह से, वो है सऊदी अरब। ओके, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।